Yesterday, we kickstarted a Praxis with a keynote from a Padma Shri Award winner. Today, we have another amazing person, a Padma Shri Award winner, to come and give the keynote. Show of hands. How many of us have seen Chandu Champion? Right? That is amazing. You will love this. It is indeed my honor to introduce an amazing personality. I met him this morning. What humility and just so good. And great to see Sir's son as well come and join in. So thank you for doing that. I mean, just by his perseverance, grit, dedication, and determination, he's achieved something that only few can. So thank you, sir, for being limelight. He's India's first ever Paralympic gold medalist swimmer. He's the recipient of the Padma Shri Award, India's fourth highest civilian award. Let's give it up. He has been written widely in international books by best-selling authors, and very recently, as we all know, in 2024, there was a biopic made about him. We are privileged today, sir, for welcoming you, and may I request you to come up on stage and truly enthrall us with your life learnings. Thank you so much. We're going to request a short film about Sir to be played, and over to the video, please. ये कहानी है पैरा ओलंपिक स्पर्धा में पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय की, मुरलीकांत पेटकर की। 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में पेठ इस्लामपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनको खेल कूद में दिलचस्पी रही। कुश्ती, हॉकी, बॉक्सिंग जैसे खेल की अनेक स्पर्धाओं में वे उत्साहपूर्वक भाग लिया करते थे। अपने गांव के अखाड़े और वहां होने वाली कुश्ती की तालीम उनके जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अपने गुरु श्री रघुनाथ राव खेडकर जी की तालीम में मुरलीकांत जी तैयार हो रहे थे। उन्होंने 10 साल की छोटी सी उम्र में गांव के एक जाने माने कुश्ती उस्ताद के बेटे को सालाना कुश्ती प्रतियोगिता में हरा दिया। छोटी उम्र में ही उनका जज्बा दिखने लगा था। आगे जाके उन्होंने भारतीय सेना की युवा बटालियन ज्वाइन कर ली और वहां उन्होंने बॉक्सिंग और स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू कर ली। साल 1964 की टोक्यो इंटरनेशनल सर्विस स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। 1965 साल को हुए भारत पाक युद्ध ने मुरलीधर जी की जिंदगी पलट दी। इस युद्ध में उन्होंने 9 गोलियां झेली और इसके पश्चात उनका एक नया संघर्ष शुरू हुआ। इस युद्ध पश्चात उन्हें अपंगत्व स्वीकार करना पड़ा, परंतु धैर्य और अटूट इच्छा शक्ति के बल पे उन्होंने इस प्रतिकूल परिस्थिति पे मात की। उन्होंने अब खेल के प्रति अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। 1968 साल की मॉस्को में हुई पैरा ओलंपिक स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया और 50 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अगले ही साल इंग्लैंड में हुए अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक स्पर्धा में भी 50 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस कठिन यात्रा में उनके साथ परिवार का अटूट सहारा रहा और अपने दोस्तों का साथ भी। उपचार के दौरान और उपचार के बाद अपने परिवार और आर्मी सहकारियों की सहायता से उन्होंने युद्ध की जख्मों, तनावपूर्ण यादों पे मात की। इतना ही नहीं, आर्मी के उनके सहकारियों के उत्तेजन की वजह से ही वे भारत के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने। 1972 की समर पैरा ओलंपिक्स में वे 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग स्पर्धा में उन्होंने 37.33 सेकंड्स का विश्व विक्रम रचा और भारत का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद 1975 में इंग्लैंड में हुए इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक स्पर्धा में उन्होंने जलतरण स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर नया विश्व विक्रम रचा। 1982 साल के हांगकांग SPIC क्रीड़ा प्रतियोगिता में उन्होंने जलतरण का स्वर्ण पदक और शॉट पुट के कांस्य पदक की कमाई की।
उनकी कामगिरी के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से साल 1975 श्री शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। ये महाराष्ट्र के क्रीड़ा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। मुरलीधर जी ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले पैरालाइज्ड खिलाड़ी रहे। युद्ध में हुई पीड़ा, युद्ध का दिया हुआ अपंगत्व और भीषण भेंट के रूप में अभी भी हड्डी में फंसी बंदूक की गोली, इन सब पे मात करते हुए मुरलीकांत जी ने अपने खेल के माध्यम से अनेक विश्व विक्रम किए। पैरा ओलंपिक और इतर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने 50 मीटर स्विमिंग में कुल मिलाकर 7 स्वर्ण पदक हासिल किए। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने कई मेडल्स हासिल किए। इसके साथ ही थाली फेंक, भाला फेंक और गोला फेंक प्रतियोगिताओं में उन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे अनेक स्वर्ण और रौप्य पदकों को हासिल किया है। आर्मी में की कामगिरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1965 में रक्षा पदक बहाल किया। उनका जीवन प्रवास केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणादायी साबित हुआ है। उनके उल्लेखनीय कामगिरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर मशहूर निर्देशक कबीर खान की फिल्म चंदू चैंपियन हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसमें उनका किरदार मशहूर अभिनेता कार्तिक आर्यन ने निभाया है। प्रतिकूल परिस्थिति से हार ना मानते हुए व धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हुए अपने देश का सर मुरलीकांत पेटकर जी ने ऊंचा किया है। Absolutely brilliant. I'd now like to invite Rishikesh Kannan, National Brand Head of 94.3 Radio 1 Network, to have a fireside chat with Petkar ji. Thank you all for making it this morning. Amit Prabhu assured me saying, don't worry, don't think it's 9 a.m. It's going to be a full house. I'm going to keep the lingua franca to Hindi for this one because Murlikantji is more comfortable in Hindi. And for those of you who are from overseas, we'll try and do some strategic translations. सबसे पहले तो सादर प्रणाम देश सेवा के लिए, और देश सेवा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ मुरलीकांत जी, क्योंकि कबीर खान मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे खुद कहा कि 2 घंटे की पिक्चर में आप क्या क्या दिखा सकते हैं, सब कुछ तो नहीं दिखा सकते जी। और एक बात जो फिल्म में नहीं दर्शाया गया है वो ये है कि आपकी 3 पीढ़ी देश सेवा में लगी हुई है जी सर। और आपके पिताश्री जो हैं वो खुद एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं जी सर। तो सबसे पहले 3 पीढ़ी और देश सेवा, इसकी बात करें जो कि फिल्म में नहीं दर्शाया गया। क्योंकि जो फिल्म जो बनाए उन्होंने जितना जो टाइम था वो टाइम पे ये कर जितना मेरे स्टोरी दिखा सकते उतना उन्होंने पूरी दिखा दी है सर। तो पिताजी फ्रीडम फाइटर थे जी, उनको ताम्रपत्र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो स्वतंत्र सैनिक है उनको ताम्रपत्र में मिलता है, वो मेरे पिताजी को मिला है सर। क्या बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग इस्लामपुर गांव से हैं जो कि सांगली डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में जी। और पिताजी देश सेवा के साथ साथ उनका क्या प्रोफेशन क्या था, वैसे क्या करते थे वो? मेरे पिताजी का टेलरिंग का काम था और कपड़ा की दुकान थी सर। क्या बात है। तो वो तो हो गई एक पीढ़ी, आप, और अब आपके सुपुत्र जो हैं वो मुझे पता लगा है कि बुलेट के फैक्ट्री में काम करते हैं। एम्युनिशन फैक्ट्री खड़की में काम करते हैं सर। तो कैसा लगता है कि 3 पीढ़ी ऐसे देश सेवा में लगी हुई है, और आगे आप क्या चाहते हैं? देखो अब आगे ये चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने भारत के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल लिया है, वैसे ये अभी नई पीढ़ी है वो भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आए जो और अपना देश का नाम ऊंचा करे। लवली। मैं बचपन की बातें जानना चाहता हूँ आपसे। आप बहुत छोटे से थे और आपके बड़े भाई साहब जी आपको बहुत सराहते थे, आपको प्रेरणा दी उन्होंने जी।
और वो आपको कुश्ती के खेल के लिए ले जाते थे दिखाने के लिए। लेकिन सबसे पहला प्रभाव जो आपके मन मस्तिष्क पे पड़ा वो ये कि एक बहुत बड़े पहलवान थे जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आए। वो देखकर आपको क्या लगा, आपको क्या प्रेरणा मिली? क्या वही एक दौर था जिसकी वजह से आपने ये ठान ली कि आप ओलंपिक चैंपियन बनेंगे? देखो, मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं कुश्ती के लिए जो स्कूल में पढ़कर, तो मेरा भाई गांव में ऐसी न्यूज़ आ गई कि एक पहलवान ने इंटरनेशनल ओलंपिक का गोल्ड मेडल, ओलंपिक का मेडल लेकर आ रहे हैं। उनको देखने के लिए सब गांव के गांव, कोई ट्रक में जा रहा है, कोई कहीं जाए। तो मेरे भाई ने बोला कि चलो तुमको भी कुश्ती के जो चैंपियन होता है कैसा होता है दिखाते हैं। तो मेरा भाई मेरे इस्लामपुर से कराड़ तक जाने के लिए 13 किलोमीटर वो मेरे को साइकिल पर लेकर गया और वो उन्होंने मुझे रिले दिखाई। तो जो खाशाबाद जादव जिसने अपने भारत के लिए पहला मेडल लाया था, जो ब्रॉन्ज था, खाशाबाद के मेरूनक मैंने देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेडल लेने से इतना रिस्पेक्ट होता है। मुझे पहले बच्चा था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मैं खाशाबाद जादव का जो उसका बिरूने को देखकर मैं इतना खुश हो गया। अरे उसी टाइम दिल में आ गया, ये इतना घड़ी आता है, इतना बड़ा बड़ा फूल का हार आता है, इतना बड़ा खाने को मिलता है, सब आदमी मिलता है, दंगा देखते हैं और सब आदमी हाथ करके ये करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये देख कर मुझे भी खुश है, मैं भी चैम्पियन बनूंगा करके मैंने दिल में ठान ली। और गांव में आने के बाद मैंने कुश्ती का प्रैक्टिस चालू कर दिया और मेरे टीचर को जो कुश्ती खेलने के लिए गया था तो वो अकेडमी, मेरा भाई मेरे अकेडमी लेकर गया। उनके कोच थे, उनको पूछा मेरे सर मेरे को भी कुश्ती लड़ने का है। तो कोच ने बोला अरे तुम क्या है, इतना बच्चा क्या कुश्ती लड़ेगा? नहीं मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। तो उसने बोला क्यों लड़ना है? तो मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेने का है, यही खुश। अरे जा और तू बच्चा है, ये नहीं मुझे ये ओलंपिक का आप मुझे बताओ। अरे तुम्हें मेडल मालूम है क्या? मुझे नहीं मालूम क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला ब्रॉन्ज, थर्ड प्लेस के लिए ब्रॉन्ज मिलता है, दूसरा आदमी के लिए सिल्वर और पहला आदमी के लिए गोल्ड मेडल मिलता है। ऐसा उन्होंने सर ने बोला ये ऐसा तो मुझे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कुछ मालूम नहीं था। सर को पूछा इसमें सबसे भारी कौन सा मेडल है? तो सर ने मुझे बोला गोल्ड मेडल भारी है। तो सर मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेना है। उसी टाइम मैंने ये गोल्ड मेडल के लिए जीत पकड़ ली और मैंने उनको पैर पकड़ कर रिक्वेस्ट किया मुझे भी ट्रेनिंग में ले लो। क्योंकि गांव में कैसे है, बड़े बड़े पहलवान लोग हैं, उनके बड़े बड़े सरपंच है, गांव की खेती वाले करने वाले, उनके बच्चे लोग तालीम में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। वैसे मेरी इतनी परिस्थिति नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला ठीक है तो प्रैक्टिस के लिए आ जा करके मैंने कुश्ती खेलने के लिए उनके साथ प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस करते थे, मैं तो गरीब घर का लड़का था, तो मुझे जो पहलवान लोगों ने जो आते थे तो ठंडाई बनाने का, जो काजू बादाम पिस्ता डाल के ठंडाई बनाते, तो मुझे उन्होंने काम दिया और तुमको ये मास्टर ने जो गुरु थे उन्होंने बोला तुम ठंडाई बनेगा और फिर मैं तो फिर तेरे को कुश्ती सीखेंगे। ऐसा करके तो मैं डेली अपना ठंडाई बनाता था। और तो उन लोगों ने क्या करता, क्योंकि वो सब सरपंच बड़े बड़े खेत वाले अमीर आदमी थे, उनके काजू बादाम पिस्ता आता था। तो उन लोग क्या बोलता था ठंडाई बना दे, ठीक है अभी तो तेरा किस्सा देखा। मैं हाफ पैंट पहनता था उस टाइम, तो उन्होंने मेरे को काजू बादाम किस्सा लिया। मेरा खुश हुआ, कभी नहीं काजू बादाम कभी नहीं देखा था, तो मुझे काजू बादाम उधर खाने में। ऐसे में वो तालीम में 1 साल प्रैक्टिस कर रहा था। और क्या है, वो तो खाने के लिए ऐसा मिलने से मैं डेली ऐसा खाने के हिसाब से घर जाता था। फिर स्कूल में बीच बीच में दांडी मारना था, तो मेरी माँ मेरे को पकड़, अरे तेरे को तो ये दे प्रैक्टिस के लिए स्कूल जाने के लिए बोला था, तो भी इधर तालीम में आता है, कभी स्विमिंग में जाकर भाग कर ये करता है।
नहीं मेरा का ऐसा टाइम होता है नहीं होता है करके था। तो ऐसे कामेरी गांव में यात्रा थी, जतरा। तो उस टाइम पे जतरे के लिए मेरे को नाम नाम आ गया कि खेलने के लिए सब जा रहे हैं। तो सब आदमी को पूछा, तो मैं तो एक गरीब लड़का हूँ तो मेरे को कौन लेगा। तो उनके टीम के जो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ जो 25-30 आदमी पहलवान लोग जो बच्चे लोग सब प्रैक्टिस करते थे, तो उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन मेरे जो गुरु हैं उनको नहीं मालूम था कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसे प्रैक्टिस चलते थे। जो कुश्ती के लिए मुझे कामेरे गांव में लेकर गए, तो कामेरे में अखाड़ा था, अखाड़े में ऐसा कुश्ती चल रहा था, तो मैं जाकर देख लिया। और पहले टाइम गांव में क्या, पहले कुश्ती करने के लिए पहले क्या मिलता था, मुरमुरा, बतासा और नारियल मिलता था। तो ये कुश्ती का ऐसा ग्राउंड में वो पंच लोग ऐसे बच्चे लोगों को घुमाते, ये पहलवान 1 रुपया का, 1 रुपया पैसा। तो सबसे पहले जो कुश्ती हुई वो 1 पैसा की कुश्ती हुई थी। तो वो 1 पैसा का जो ओलंपिक में जो मैंने ठान लिया तो पहले, तो मेरा सबसे पहला 1 पैसा का कुश्ती का मैं 1 पैसा घुमाया था, उसके साथ कुछ किया, तो ये पैसा है। This is unbelievable. For those of our friends from overseas, this is that one naya paisa that he won in his first kushti bout, and he duna paisa, yeah, and he still retains it. He's keychained it, and this kept him motivated throughout his career. I think that's incredible. एक बच्चे की जो जिद है और उस जिद को आपने पकड़कर आप आगे चले गए, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। ये पैसा आपको देख रहा है, किसी को बाद में पाकिस्तान वगैरह देख सकते हैं। ये ब्रिटिश का है। उसके बाद ये पैसा मैंने जीतने के बाद मेरी स्टोरी चालू होगी। 1 पैसा देखकर ऐसा बैठा, तो मुझे इतना मुझे भी इतना मालूम रहा करे। उसके बाद 1 रुपये का, 2 रुपये का ऐसा कुश्ती चालू हो गया। वो पंच लोग घुमाते थे ऐसे कुश्ती। तो एक 5 रुपये का कुश्ती का एक पहलवान अखाड़े में आ गया। वो 5 रुपये का अखाड़े गए, तो उसके साथ खेलने के लिए कोई मतलब गिरा सकते, लेकिन खेलने के लिए कोई नहीं, क्योंकि वो सरपंच का लड़का था। तो उसको खेलने के लिए पहले ज़माने का सरपंच के लड़का के साथ, किसी बड़े पटेल के लड़के के साथ खेलने से तुम कितना भी अच्छा हो, लेकिन उधर गिरना है, अपन हार जाने का। तो सब बोलते, क्योंकि इतना मैं तगड़ा है फिर भी मेरे को हार जाना पड़ता है और पैसा, लेकिन पैसे के लिए बहुत आदमी नहीं। तो मैंने सब आदमी का ऐसा घुमा कर उसको 5 रुपया कर घुमाया। तो मैंने देखा ये तो 5 रुपये, मैं तो उसको, क्योंकि मेरे को 25-30 आदमी के साथ जो तालीम में आते थे डेली लड़के, उनके साथ प्रैक्टिस था। और मैं बोला ठीक है, क्या करना है, क्या कह रहे थे सर, जादव सर ये 5 रुपये का कुश्ती में लड़ू क्या, लड़ो बोला। लेकिन उसी टाइम क्या गड़बड़ हो गया, मेरा जो कोच गणपति खेड़कर है, उसके बहन का लड़का, वो जो कामेरी का सरपंच था, तो उसके साथ मेरी कुश्ती 5 रुपये के लिए कुश्ती कैसे करके, तो 5 रुपये का कुश्ती के लिए इतना जो 5 राउंड हो गया, तभी कोई ये नहीं गया। और पब्लिक को जो कुश्ती देखने के लिए सब आदमी थे, उनको पूछा ये कुश्ती छुड़ाने के क्या है, छुड़ाने से दोनों को आधा आधा पैसा मिलता है। तो बोला, पब्लिक ने बोला नहीं, ये सरपंच का और इसका लड़का है और ये कुश्ती बहुत अच्छा देखने के लिए है, तो कुश्ती रहने दो, इसका निकाल, जो रिजल्ट ही चाहिए। तो रिजल्ट ही चाहिए बोला था, तो थोड़ा तो मेरे गांव में एक धनगर है, वो उधर का मान का होता है। तो उसने क्या कहा, ये घुघड़ी लेकर आया, बोला ये कुश्ती बहुत छोटी है, लेकिन देखने के लिए सब अच्छा है, हर एक किस्म की, क्योंकि मैं वो भी बहुत अच्छा कोच का उसका जो मास्टर जी थे, तो बहुत अच्छा एकदम ये यूनिवर्सिटी था वो। और मला कसं सब आदमी लोग के साथ कुश्ती रहता था, तो मेरे को वो सब दाव पैच मालूम था। और वो एक ही इसका ये था, उसका वो एक ही कोच मास्टर जी गुरु जी थे। तो इतना कुश्ती चलने का धनगर ने ये घोंगड़ा ही डाला, बोला ये कुश्ती ये जो जीतेगा उसके लिए ये जो पैसा है, कोई भी इसको मदद, सब दोनों आदमी, दोनों बहुत अच्छे पहलवान हैं, इनको रिजल्ट करके
कि वो घोंगड़ी डाल दो, और फिर किसी ने 1 रुपया 2 रुपया ऐसा डाल 10 रुपया ऐसा कुश्ती के लिए डाल दिया। उसके बाद फिर भी वो कुश्ती चालू कर, ऐसे 10 राउंड तक कुश्ती हो गया, लेकिन छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। तो लेकिन मेरे को कैसा था, डेली 10 15 20 आदमी के साथ प्रैक्टिस था, तो इसके लिए मुझे स्टेमिना अच्छा था, उसका भी स्टेमिना अच्छा था, वो भी बहुत माना हुआ अच्छा पहले था। और दूसरा बात क्या है, गणपति खेड़कर का भांजा था वो, और और एक बात मैं भूल गया था, बोलते जो कुश्ती के स्टार्टिंग में जो कुश्ती ले गए, तो वो उस कुश्ती के टाइम पे उसने आकर बोला कि कावेरीचा पट्टा गणपति खेड़कर पट्टा, और मैंने भी छोटो मार के बोला था गणपति खेड़कर का पट्टा इस्लामपुरचा पट्टा। तो उसमें गांव में एक्चुअली क्या हो गया कि ये कुश्ती है, ये उसके अपने भाई के, अपने बहन के लड़के के ऊपर ये पट्टा तैयार किया, ऐसा लोगों को समझ हो गया। और मैंने उसको जब ये कुश्ती का 11वां राउंड हो गया, पसीना आ गया था इतना गया, तो जादव सर मैं इसको गिराओ गया, तो जादव ने बोला अरे चल मार दे पलटी। तो मैंने उसको पकड़ के एक हाथ से ऐसे घुमा कर आकर सीधे में पैर लगकर खड़ा हो गया, अलग गणपति खेड़कर का पट्टा। तो उसी टाइम क्या हो गया, सब लोगों को ऐसा लगा कि ये गणपति खेड़कर ने उनके कामेरे वाले को, कि ये गणपति खेड़कर ने अपने बहन के हराने के लिए वो बच्चे के लिए, तो प्रेस्टिज का सवाल आ गया, और इस्लामपुर और कामेरे के गांव के लोगों का झगड़ा चालू हो गया, और उसने मैंने हराया बोलकर मुझे भी मारना शुरू कर दिया। तो उतने में मेरे भाई ने मुझे, और मेरे जादव सर थे, उन्होंने उठाकर मुझे कामेरे से एक मोटरसाइकिल ऐसे कपड़े खोल के दे नोट कर भाग कर वो गाँव से मुझे भागना पड़ा, और उससे भाग गया। क्या बात है। Now I'm going to fast forward a few years. How many army kids here? Parents, family in the army. Now you would know, India now has a robust sports infrastructure. I mean, we could do better, but it's wonderful to see the Indian Olympic Association, the committees, all very invested in Paralympics as well as the regular Olympic Games. But back in the day, it was only the Indian Army which helped sports people advance their careers. And it was just very logical for an underprivileged kid from Islampur गांव in Sangli to go and join the army. तो कुश्ती की आपने बात की, फौज में आप भर्ती हुए, और फौज में आपने बॉक्सिंग की, और अगर आप पे 9 गोली ना लगी होती तो आप शायद विश्व के बॉक्सिंग चैंपियन होते, ना कि स्विमिंग चैंपियन। जी मिस्टर ऋषि। तो गोली की बात हम करेंगे ही, लेकिन फौज का कंट्रीब्यूशन और फौज को आप में आपका जो फौज के साथ एक कनेक्शन रहा है आज तक, उसके बारे में बात की। देखो, जब एक कुश्ती के ये हो गया, तो उधर से गांव से मैं भाग कर आकर पुणे में आ गया। पुणे में शंकर शेठ रोड है, वहाँ पर एक आदमी आवा बोलकर आदमी है, उसने मुझे उधर 2 साल संभाला, क्योंकि मुझे अगर कुश्ती खेल कर आकर डर लग गया था, मुझे कौन है किधर है कुछ नहीं। तो वो औरत ने मुझे भाग कर आया था पुणे में, मुझे कुछ नहीं मालूम था, तो औरत ने मुझे 2 साल संभाला, स्कूल में डाला। और मुझे उसका क्या अच्छा लगता था कि बड़े बड़े आदमी लोगों को सबके कपड़े धोने के लिए आते थे, और उसका जो नया ड्रेस मुझे डेली पहनने के लिए देती थी, और स्कूल के भेजते। इसके साथ 2 साल में पढ़ाई करने के बाद वहाँ मेरा एक रिलेशन है, उनको मालूम पड़ गया मैं इधर भाग कर आ गया, मैं इधर आकर रुका है और गांव से डर कर है। तो उसी टाइम में मेरे जो एक रिलेशन ने आर्मी भर्ती का एडवर्टाइजमेंट आया था, जो एडवर्टाइजमेंट में बॉयज़ जो छोटे बच्चे लोगों के लिए 12 साल के ऊपर जो होते हैं आर्मी, वो बॉयज़ बटालियन के भर्ती थी। तो मैं गया था, मेरा बॉडी अच्छा था, सब तंदुरुस्ती था, तो मैं आर्मी में जो ये पुणे में रिक्रूटिंग ऑफिस है उसमें जाकर भर्ती के लिए गया, और मेरी भर्ती हो गई, और मैंने इंडियन आर्मी उस दिन ज्वाइन कर दी, बॉयज़ बटालियन। ये बॉयज़ बटालियन सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद और बेंगलोर, ये 2 जगह में ट्रेनिंग चलता है बॉयज़ का। तो पहले मुझे बेंगलोर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, तो
तो ट्रेनिंग में मैं जब उसमें क्या है, स्कूल के लिए पढ़ाई चलती थी, स्पोर्ट्स का ये करता था, तो उसमें और आर्मी की ट्रेनिंग भी थी वो बॉयज़ में। तो उसमें बॉयज़ में पहले स्पोर्ट्स चलते थे, तो मैं बहुत अच्छा हॉकी खेलता था। हॉकी इतनी अच्छी खेलते थे कि मेरे से चूडो लेंगे, मैं सिलेक्शन हुआ। लेकिन क्या हुआ था मेरे साथ अन्याय कि मैं महाराष्ट्र ने और कर्नाटक वाले मुझे नेशनल में खेलने नहीं देते, लेकिन उनका पॉइंट लेने तक मुझे खेलने नहीं देते और मेरा आगे के लिए सिलेक्शन नहीं होता था। इसके लिए मैं नाराज़ कर बैठा। एक दिन हॉकी का सिलेक्शन के दिन मैं हॉकी ग्राउंड के बगल में बैठा था और उसी दिन क्या हो गया, रिजल्ट आ गया, तो मेरे को मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ लेकिन मेरे को सिलेक्शन नहीं मिला, रोते बैठा था। तो उतने में मेरे एक इंस्पेक्टर आ गए, स्वामी, तो उन्होंने बोला, अरे पेटकर के बच्चे काय को रोते हैं? सर मेरा अरे तो क्या लड़की है क्या, क्यों रोते हैं? नहीं सर मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, एक काम कर, तू ये क्या सामने क्या चल रहा है? सर वो बॉक्सिंग चल रहा है। तो आज से तुम इंडिविजुअल खेल है जो बॉक्सिंग, उसमें क्या है, दांत तोड़ के लो, नहीं तो दांत तोड़ के ले लो, ये गेम चालू। तो उसी दिन मैं बॉक्सिंग के लिए मैंने चालू कर दिया। बॉक्सिंग में मैंने स्टेट लेवल, ये लेवल कर कर इंटरनेशनल जो सर्विसेज टीम जो जापान में 64 में गई थी, तो वो 64 में मैं जापान में बॉक्सिंग के लिए था। ये आर्मी का ट्रेनिंग करता, बॉक्सिंग का भी ट्रेनिंग करता। तो ये सिलेक्शन होने के बाद पद्म मजूर सरकार, डेने स्वामी, ऐसे हम 6 आदमी लोग, ईएमई कोर और यूसी ऐसे इंडिया से हम लोग 10 आदमी सेलेक्ट हुए, वो जापान खेलने के लिए गए थे। जापान में मैंने 13 फाइट, मैं जो प्रैक्टिस इधर बेंगलोर में करता था, तो इतना अच्छा बॉक्सिंग करता था कि मैं अभी भी मेरा जो अपर कट है मारता हूँ बॉक्सर को, वो उसको मैं नॉकआउट। ऐसे में इंटरनेशनल में 13 फाइट में सबको नॉकआउट करते गए। तो 13 देशों से जीतने के बाद मेरे को थोड़ा सा घमंड आ गया, अरे मैं भी बहुत बड़ा चैंपियन है, मैं इतना ही हो गया, इतना आदमी को नॉकआउट किया, अभी मेरे को कोई नहीं हरा सकता है, ऐसा दिल में थोड़ा घमंड आ गया। और ये कहते तो उगांडा के बॉक्सर आप लोगों ने देखा है, उगांडा के काले काले उनके तो जिसने चंदू चैंपियन में देखा उस आदमी को दिखाया, देखो बॉक्सिंग। तो मैं बॉक्सिंग में सबको नॉकआउट करते करते जा रहा था। एक लेकिन क्या हो गया, वो बॉक्सर ने मुझे ऐसा एक फाइट मारा जिसके वजह से मैं 1.5 दिन तक बेहोश था। कौन का से और ये गिरने के बाद मैंने वो दिन मेरा जो ओलंपिक का जो आगे का स्टॉपर में ये हो गया और वो बॉक्सिंग से वापस ईएमई कोर में आ गया, वो अपना ही उधर हार गया। तो जापान में एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मुझे खाने के लिए इतना मालूम था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं 13 फाइट जीता हूँ। शाम को एक पार्टी चलता है, गेट टुगेदर, अभी आप लोग चलते हैं, तो गेट टुगेदर पार्टी में मैं उनके साथ सब बॉक्सर लोग सारे देश के उधर गया था। तो उन लोगों ने जो मुझे कोई, तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मुझे मालूम तो खाना कैसे खाते हैं मालूम नहीं। तो उन लोगों ने ट्रे लेकर गया, स्पून चम्मच ट्रे वो सब लेकर आए और सब लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। तो उनको क्या है, ब्रेड ऐसा लेने से छोटा टुकड़ा आता था, लेकिन मैं ब्रेड ऐसा जिसमें रहता था पूरा ब्रेड का पीस ऊपर आता था। ऐसे मैंने 11 प्लेट तोड़ दिए। और तब वो जो वेटर थे उनको मालूम पड़ गया इसने 11 प्लेट तोड़ी थी। और तब उन्होंने, क्योंकि उनका लैंग्वेज मुझे मालूम नहीं, मेरा लैंग्वेज तो इशारे में बोला कि तुमने ये क्यों प्लेट, बोला उनको छोटा टुकड़ा था और मेरे को बड़ा टुकड़ा था। तो उसने मुझे वो ब्रेड, तो मैं जापान में पहले टाइम ब्रेड खाने के लिए सीखा ये। 1965 war breaks out, India Pakistan, and Murlikant Petkarji is posted in Kashmir, and there is an announcement of an air raid. They, unfortunately, some of the younger officers think it's a call for tea. They come out, and in that air raid, he takes 9 bullets. मेरे ख्याल में अभी आपके अंदर एक बुलेट है जो लॉज्ड है, 8 गोलियां जो हैं वो निकाली उन्होंने, एक गोली है, एक गोली अभी भी है।
स्पाइन में अभी भी है, because they didn't want to take it out because that could have hampered, you know, his life, and the doctors took the call. It was obviously a very dark hour for him. बताया जाता है कि एक साल में होश आपको केवल 3 बार आया और आप कोमा में चले गए। क्या फीलिंग थी आपके अंदर, और जब आप बाहर आते थे कोमा से तो क्या महसूस करते थे आप उन चंद क्षणों के लिए, जब अस्पताल में इर्द गिर्द नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि अंदर क्या चल रहा था। देखो, मैं 1964 के जापान से वापस आकर अपना यूनिट से जो सीओ साहब ने बोला था कि तुमको अभी किधर चाहिए, तो मुझे 65 उधर 1 साल के लिए इधर ट्रांसफ़र कर दिया कश्मीर। तुमको क्या करने का है, तो यूनिट में कोई मेरा ये करने के लिए बोला, तो मुझे कश्मीर देखने का करके मुझे थी, तो सीओ ने मुझे कश्मीर भेजा था। कश्मीर में 1 साल मैंने सर्विस की, जो लड़ाई का ट्रेनिंग की वो करते करते ये करे। उसी टाइम 1965 में अक्टूबर मास में लड़ाई का जो चालू हो गया, कैसे चालू हो गया मैं बता दूँ। शाम का 4 बजे का टाइम था, तो ज़ोर ज़ोर से सिटी बजने लगा कि वो एक्चुअली सिटी था कि लड़ाई के लिए डेंजर टाइम है, लड़ाई के लिए प्लेन का अटैक हो रहा है, इसका अटैक हो रहा है, सब लोग तैयार हो जाओ, अपना अपना पोजीशन ले लो करके वो सिटी बजाया। लेकिन क्या टाइम था, 4 बजे का टाइम था, तो बहुत आदमी को क्या लगा, अरे अभी 4 बजे का टाइम है, चाय का टाइम हो गया। तो बहुत आदमी मंगा लेकर चाय पीने के लिए ऊपर आए, और उसी टाइम बहुत ज़ोर से अटैक आ गया। तो जो बेचारे जो एक्चुअली जो लाइफ में सुनना मांगता है वो सुना नहीं, और बाहर गए, और उनको ऊपर से बहुत फायरिंग आया था। उसी टाइम अपना देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया पहले अटैक में। लेकिन फिर भी स्टैंड कर कर तैयार हो गए। वैसी लड़ाई चालू होगी। लड़ाई में मुझे उसी टाइम से गोली लगना चालू गई। तो बंकर में मैं एक था नर बहादुर थापा, मेरा ट्रेड आर्मी में आर्मरर था, तो उसके बहुत बड़े हवलदार सब थे। तो नर बहादुर थापा के जैसे 2 आदमी, हम लोग बंकर से फायर कर रहे थे, तो सामने का टारगेट था। तो तुम टारगेट को मारने से 1 पॉइंट तो 1-2 पॉइंट ऐसे बोला, मैं मारा देखा, तुम देख मारा ऐसे करके। लेकिन वो जो हवलदार साहब से मैं ऐसे बाज लगा, सामने एक टारगेट दिया, तो तुमको क्या, एक दारू का बोतल, रम का बोतल, ऐसा मजाक में इससे था। तो आपस में ऐसे फायरिंग कर रहे थे, और उधर से ये कर रहा था, और टारगेट बने 2 टारगेट एक टाइम में, 2 टारगेट सामने नजर आ गया, तो उसने 2 टारगेट मार दिया। अरे पेटकर तुम जीत गया करके उसने मुझे हाथ में आ दिया, ऊपर से फायरिंग आ गया और प्लेन का आ गया, और उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया, और वो ज़मीन में गड़ गया, और मैं भी वो बंकर के अंदर था, तो ऊपर से फायरिंग आ गया। हम दोनों भी बंकर के अंदर फंस गए। लेकिन कुदरत का ऐसा थे कि भाई जो उधर था, तो उधर एक जवान था, तो बाहर की तरफ उसने देखा कि हम लोग उधर से फायरिंग कर रहे उधर थे, तो वो आदमी ने हम लोगों को वो इसमें से निकाल दिया, और जो थनर बहादुर थापा था उनको हॉस्पिटल भेज दिया, और मैं लड़ाई में रही था। लड़ाई ऐसी इतने बहुत हमेशा गोली चालू हो गई, ये चालू हो गए ऐसे उसको। लेकिन क्या है, ये लड़ाई चलते थे ऐसे, थोड़ा आगे ऐसे बढ़ रहे थे, ऊपर से पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर से अटैक कर रहा था, तो मैं ऊपर से नीचे गिर गया रोड पर। रोड के गिरने के बाद क्या हो गया, एक जो पाकिस्तान का एक टैंकर, उन लोगों ने बोला ये इंडिया का कोई आदमी नहीं बचना मांगता है, सबको मार दो करके, वो जो आदमी जो बॉडी थी उनके ऊपर भी ऐसा टैंकर को मारा। तो वो मैं ऊपर से जब नीचे गिर गया, तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा क्रॉस कर लिया, इतने में जोर से टैंकर आ गया और मेरे पीठ पे निकल कर चला गया, और मेरा सहन नहीं कर सका, और मैं उसी टाइम से कामा में था। 2 साल मुझे कुछ नहीं मालूम मेरा नाम क्या है, लेकिन इंडियन आर्मी EMC ये में इन लोगों ने मुझे 2 साल हॉस्पिटल में रख कर ठीक कर रही है। और 2 साल के बाद जब मेरे को होश आया, तो क्या हो गया, आर्मी के EMC ऐसे सब डरे, तो सब आदमी लोग हॉस्पिटल के लिए विजिट के लिए रहे,
तो डॉक्टर के साथ 3-4 आदमी थे, वैसे वो जो जनरल साहब आ रहे थे उनके साथ भी जनरल आदमी सब आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री में इंस्पेक्शन के लिए जनरल साहब आ रहे गए, सबका गड़बड़ चल गए, इंस्पेक्शन ये ठीक करो वो ठीक करो। तो उसी टाइम मेरे जो वार्ड बॉय थे उसने मेरा बेडशीट खींच दिया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मुझे उसी टाइम कोच आ गया, अरे मैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर में फंस गया हूँ, क्योंकि सामने तो जनरल आ रहे हैं और इधर हॉस्पिटल में मारो होश आया। तो होश आया तो क्या हुआ था, हॉस्पिटल में मेरे को जो टैंकर गया तो ट्रेन गया वही याद आ रहे, मैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर में हूँ और इधर तो पाकिस्तान में मुझे पकड़ कर लिया और जनरल साहब नजदीक आ गए। तो मैंने क्या सोचा कि अभी क्योंकि आर्मी में ये है, एक को मारो फिर मरो, ऐसा ही मरने का है वैसा ही मरने का है करके वो जनरल साहब को नज़दीक आया, जवान कैसे है जवान कैसे है वो पूछते आ गया। तो मैं कुछ नहीं ऐसा पढ़ कर दे गया। जब नज़दीक आ गया तो मैं वो जनरल साहब को इतना क्विक टच से ऐसा गले में पकड़ लिया, तो उसको छोड़ने के लिए ये नहीं, और तो इतना ज़ोर से मार, तो उनके साथ जनरल साहब के साथ बाकी सही था, तो उन लोगों ने मुझे इतना ज़ोर से मारना कर दिया, लेकिन मैंने उन जनरल साहब को छोड़ा नहीं और ग्रिप ने ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकल। तो मेरा दिल में क्या है, अभी मरना ही है, ऐसे चल रहा है। इंडिया का एक दुश्मन बड़ा दुश्मन है, एक ऑफिसर को मार के जाऊंगा करके उनको मैं पकड़ लिया और उनको पूछा तो बोला सर मैं कहाँ हूँ करके मैं ये मेरा पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। तो उन लोगों ने बोला नहीं तुम इंडियन आर्मी में, लेकिन मैं बोला इंडियन आर्मी में मुझे भरोसा नहीं है, आप मेरे को आई कार्ड बताओ। तो 3-4 आदमी थे उनके पास, किसी के पास, और खुद जनरल साहब के पास भी आई कार्ड नहीं था। तो आई कार्ड नहीं तो मैं क्या करता था, ऐसे ही मरने गए थे और थोड़ा जोर से दबाने से उनको ज़्यादा तकलीफ होती थी, वो चिल्लाने से उनके जो बॉडी गार्ड उनको भी तकलीफ। तो उन लोगों ने मुझे मारने के लिए वगैरह इतना ज़ोर से मारा कि बस मुझे मैंने, लेकिन मैं बोला मैं जब तक मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं इंडिया में हूँ तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो उसी टाइम एक नर्स जो सब डर गए थे, इतने पकड़े, अरे जनरल साहब को पकड़ा है, वो हॉस्पिटल के बाकी पेशेंट पीछे सब जोर जोर से चिल्ला कर कोई भाग रहे, फायरिंग होगा ये होगा, सब डर के मारे हुए। लेकिन वो नर्स को मैंने मेरे पास बोला सिस्टर मैं कहाँ हूँ, तो मुझे सिस्टर ने बोला कि तुम इंडियन आर्मी जो इस दिल्ली में हॉस्पिटल मिलिट्री हॉस्पिटल में हो, अब बस इसका प्रूफ क्या है। तो बोला आपके पास आई कार्ड है, तो बोले मेरे पास पीबू का आई कार्ड में बताए। तो उन्होंने मुझे वो आई कार्ड और बताया। तो उसी टाइम वो जब गए तो मेरे को जो टेबल से वो आई कार्ड लाने के लिए, तो वो उसके थोड़ा खिड़की देखा तो उसमें से मेरा खिड़की में अपना तिरंगा झंडा नजर आया। तो मुझे भरोसा आ गया कि मैं इंडिया में हूँ। और तभी मैंने वो जनरल साहब को बोला कि सर मुझे इंडियन से पक्का विश्वास हो गया कि आप इंडियन आर्मी में हो, मैं अभी आपको छोड़ रहा हूँ। तो मैंने उनको जनरल साहब को आस्ते आस्ते छोड़ दिया। और तो तक इतना बाकी लोगों ने इतना जोरों से मारा कि बस बैनेट है, राइफल के पीछे सामने चाकू रहते हैं, वो भी खुपस कर ऐसे मारा। लेकिन मैंने उनको छोड़ने के बाद तो उसी टाइम जनरल साहब ने बोला, सब मार रहे थे, रुक जाओ इसको कोई नहीं मारेगा। तो ये केस क्या है, डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने बोला कि इसको 65 वार में गोली लगी थी और ये कॉमे में था, आज ही इसको हो जाए। अच्छा, तो जनरल साहब ने बोला जवान तुम सच बताओ हमको क्यों पकड़ा है। तो सर मैं बोला कि मेरे ऊपर से टैंकर गया, उस टाइम मैं बेहोश हो गया, मुझे मालूम नहीं था, और आज आपके सामने देख रहा तो आपका यूनिफॉर्म वगैरह सब थोड़ा अलग लग रहा है, तो मैं सोचा कि आप मुझे पाकिस्तान में है। तो बोला अच्छा ये बात है, ठीक है, तुम्हारा इलाज मुझे कुछ नहीं मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा। तो उसी टाइम जनरल साहब ने बोला इसको कोई नहीं मारेगा। और उसी जनरल साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट किया कि जो अभी आपके पास नेम प्लेट है ना,
बोला वो मंजूर कर दिया कि इंडियन आर्मी और सभी के लिए ये आई कार्ड जो अभी आप गले में डाले आई कार्ड, वो पहले 20-30 साल के पहले नहीं था। उसी टाइम से जनरल और गवर्नमेंट अभी इंडिया में पार्लियामेंट में पास कर दिया। उसमें जो नेम प्लेट लगा थे उसके पीछे देखो MRP लगा थे, मुरलीकांत अम्बेडकर। तो उसी टाइम में अपने इंडिया में आई कार्ड और ये चालू हो गया। Wonderful. Amit is making frantic gestures to me saying time's up, we've got to wrap up. We're going to move to audience questions. But I just wanted to say one thing. He makes it sound so much fun, but there is a point when he tried to take his own life in INS Ashwini with a cocktail of painkillers and alcohol because of the depths of despair at having the opportunity of being a world champion in boxing to being paralyzed waist downwards. And the sheer fortitude and grit with which he changed sport, went to swimming, and in 1972 at the Heidelberg Paralympic Games won gold for India is one of the biggest success stories on the planet. And I think that's something that every Indian can learn from. How many from the Tatas here? Tatas, anybody? When he was at INS Ashwini, JRD and Suman Mulgaonkar came to meet him and said, let me give you money. How much money do you want? He said, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए और व्हीलचेयर पे बैठ के मैं काम करेगा. They gave him a job. Vijay Merchant, ex-captain of Indian cricket, came and said, what can I do for you? He said, I want to still play sport. He represented India not just in Paralympic swimming, in javelin, in shot put, which is why Mary Kom, Neeraj Chopra all come and touch his feet. The great Vijay Merchant said, I will give you a swimming coach. So these are the kind of people who've been influenced by this great man. Please put your hands together for the great Murlikant Petkar. एंड देश में हमारे देश में बहुत सारे उच्चारण हैं, लोग बातें करते हैं. उत्तर प्रदेश में पप्पू कहा जाता है, महाराष्ट्र में चंदू कहा जाता है. बट ही इज अ चैंपियन, एंड व्हाट अ चैंपियन. ऑडियंस क्वेश्चंस प्लीज, इफ यू कुड रेज योर हैंड एंड वी रोल अ माइक टू यू. यस सर. नमस्कार सर, बड़ा फ़ैन हूँ आपका, और अगर कुछ छोटी बात होगी तो माफ़ करना. बहुत सीरियस टॉक और बहुत बढ़िया टॉक हो गया. मैंने आपका ये चंदू चैंपियन पिक्चर देखा था, तो आपको जैसे गवर्नमेंट से नाराज़गी थी, मुझे कबीर जी से नाराज़गी है. पूरे पिक्चर में आपको हीरोइन नहीं दी, आपको एक सॉन्ग, एक रोमांटिक, सब स्पोर्ट्समैन को कुछ ना कुछ होता था. तो आपका कोई फिल्म स्टार या कोई, बिकॉज आप आर्मी में थे, आप दारू भी नहीं पीते थे, तो आपका इंस्पिरेशन क्या था? कोई हीरोइन या कोई गर्लफ्रेंड या ऐसा कुछ था पूरा? देखो सर, मेरा जो स्टोरी है वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल देखा है, और मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल जो मिला था मार्च महीने में मिला था, और मेरी शादी हुई 1972 में, वो 24 दिसंबर को हुई. इसके लिए पिक्चर में जो सब मेरी स्टोरी बताई, लेकिन मेरी शादी कैसे हुई थी ये गोल्ड मेडल लेने के बाद, ये गोल्ड मेडल का तक की ये सब स्टोरी, और मेरे मैरिज लाइफ, लव मैरिज, ये सब ये इसके बाद है. बट कोई तो हीरोइन होगी ना, कोई किसी को तो आप करते होते ना, ऐसा ड्रीम सीक्वेंस होता था या देखो कोई चंदू चैंपियन जो पिक्चर जो बताया है, तो मेरे को, मैं पढ़ा लिखा नहीं इतना, मैं ये मालूम है, लेकिन लीड को, लेकिन मेरे को क्या था, गोल्ड मेडल और ये टीवी पर आता है, इसमें आता है, ये देखने के लिए रेडियो में आता है, तो मुझे ये नहीं मालूम था. वो प्रेस रिपोर्टर थे, उसको देखने से बहुत आदमी का डाउट हो गया, इसने लव किया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं सर. सर कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने बहुत जनों को इंस्पायर किया. अभी जो ओलंपिक्स में भी जो है, पैरा ओलंपिक्स में, आई थिंक सो यू हैव बीन द टॉर्च बेरर. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर. थैंक यू सर. नमस्कार, हमारी मुलाकात है सर, और आपका आशीर्वाद भी मुझे मिला है. अर्जुन भाई साथ में बैठे हुए हैं. सर्वेश तिवारी PR प्रोफेशनल से सर. दिल भी अड़ गया है जिद पे एक बच्चे की तरह, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं. आपने हमेशा कहा कि ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा नहीं, आपने बड़ा टुकड़ा लिया.
हर आदमी ज़िंदगी में बड़ा टुकड़ा चाहता है, पर आप जैसे हर रोज़ टूटते थे और फिर अगले दिन फिर उठते थे। वो ताकत कहाँ से आती थी, वो दिल और दिमाग कहाँ से आता था? अगर आज इस मंच पे इन सबको पता चले तो शायद हमारी भी शक्ति बढ़ेगी। देखो, इंग्लिश में एक कहावत है, हैप्पीनेस ए बेस्ट डाइट। हैप्पीनेस ए बेस्ट डाइट। और आप विश्वास करते हो तो आपको काम मिलता है। जो अभी एक जर्मन की एक टेक्नोलॉजी को बता दो, आप लोग अभी इतने बैठे, इसमें आप लोग कितना में फिट है 1 मिनट में बताता है। जो देखो फिटनेस जो डॉक्टर्स ये होता है, तो जापान ट्रेनिंग में मैंने जापान का भी ट्रेनिंग कोर्स लिया है, वो बताता है। तो आप लोग ये जो मेरे हाथ में देखो, ये कर सकते क्या? देखो, जो ये दिल कंट्रोल है उसको सब कंट्रोल है। देखो, कर ट्राई। कितना आदमी को जमते हैं? दोनों हाथ का। 80 years young, huh? He just turned 80. ये ट्राई करने से आपका दिल, आपका दिमाग सब कंट्रोल हो जाता है। Murlikantji, absolutely brilliant. Thank you so much. Ladies and gentlemen, let's give it up once again for Mr. Murlikantji. अच्छा, आप लोगों ने सोचा होगा ये इतने मेडल लगा कर वगैरह क्यों हैं? मैं इसलिए मेडल ये लगाता हूँ कि अपना देश का नाम ऊंचा करेंगे। आप लोगों ने अभी इसमें कितना आदमी ने पद्मश्री देखा है? देखा, एक आदमी ने देखा है। और ओलंपिक का गोल्ड मेडल देखा है? तो मैं आप लोगों को ये ओलंपिक का और पद्मश्री का और लड़ाई का जो लड़ाई का बहादुरी का सर्टिफिकेट वो दिखाने के लिए ये सब पेता हूँ। और ये देखकर आप लोग अपने बच्चे लोगों को उनके लिए भी प्रदर्शन करके और चंदू चैंपियन बताकर उनको ये कर दिया। और ये अपना देश का नाम मैंने जैसे ऊंचा किया, आप लोग भी कर दीजिए। यही रिक्वेस्ट है इसके।